गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, तो आप लोग अच्छे से घर पे आराम करो और खूब सारी पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन बढ़ गया है तो आप नहीं पढ़ेंगे, या फिर पढ़ेंगे तो क्या होगा, बाद में भूल जाएंगे। ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चुपचाप से अपनी पढ़ाई करनी है। लॉकडाउन ओवर होने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम होगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। सब लोग देखिए, जो भी यूटिलाइज़ कर रहा होगा इस टाइम का अच्छे ढंग से, वो सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग खुद नहीं जानते कि आने वाले नेक्स्ट 1 घंटे में क्या होने वाला है, तो इसीलिए हम आगे का कैसे जान सकते हैं। तो हमारा काम क्या है? अपना कर्म करना। अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो, आप लोग नोट्स बनाते रहो। कुछ भी डाउट हो तो आपकी मैम तो है ही, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास ख़त्म कर दिया था बेटा, अब मैं कभी भी आप लोग का टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर। और अगर किसी को भी जितने भी क्वेश्चन हैं, मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ, उसमें से अगर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 15 क्वेश्चन, आप लोग के 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन जिसके सही नहीं हुए तो सबके घर में मैं बात करूँगी, कॉल करके कंप्लेन करूँगी आप लोग का। तो इसीलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और फटाफट जल्दी से ऑफिसर बनिए, ठीक है। तो चलिए, ये है कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। ये कोर्स किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको जान सकते हो, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स, रिप्रेजेंटेड बाय मी श्रुति सिन्हा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संविधान का निर्माण। संवैधानिक इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे कौन कौन से एक्ट आए, क्योंकि वो एक्ट क्या बना, हमारे देश की संविधान का आधार बना था। और सबसे ज़्यादा भाग किस एक्ट का है? तो 1935 के अधिनियम का मैक्सिमम पार्ट आज के डेट में हमारे संविधान में मौजूद है। तो नेक्स्ट अब स्टेप क्या होगा? आधार बन चुका है तो अब निर्माण होगा। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संविधान का निर्माण। तो देखिए, संविधान निर्माण की जो मांग होती है वो दो तरीके से होती है। एक प्रत्यक्ष मांग होती है और एक अप्रत्यक्ष मांग होती है। देखिए, एक मिस्टेक हो गया है, बहुत मेजर मिस्टेक, प्लीज़ आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। सिर्फ इतना करना है, जहाँ आप पे प्रत्यक्ष लिखा है वहाँ अप्रत्यक्ष कर लीजिएगा, और जहाँ अप्रत्यक्ष लिखा है वहाँ प्रत्यक्ष कर लीजिएगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष मांग का मतलब है डायरेक्ट सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखना, किसी सभा वगैरह में जाकर वहाँ पे अपनी बातों को रखना। तो अप्रत्यक्ष मांग 3 होती है। 1895 में बीजी तिलक के द्वारा, बीजी का मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होता है। 1922 में गांधी जी के द्वारा होता है, और 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। तो अप्रत्यक्ष मांग 3 हुआ, 1895, 1922 और 1924। प्रत्यक्ष मांग भी 3 बार होंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग 1934 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा होती है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनक रहते हैं। देखिए, कभी कभी समझाने में ऐसा होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आप लोग को बोल देती हूँ, तो वो भी आप लोग नोट करते जाया करो। समझाने में ऐसा होता है, ठीक है। हमारे नोट्स में तो नहीं रहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं भी जब पढ़ती थी तो टीचर्स बोलते थे तो मैं नोट कर लेती थी। तो M.N. रॉय के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनक रहते हैं। और ये कब करते हैं प्रत्यक्ष मांग? 1934 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में ये संविधान निर्माण की मांग या रखते हैं वहाँ पर। फिर 1935 में कांग्रेस के द्वारा किया जाता है इसका मांग, और 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। देखिए, एक मैं आप लोग को यहाँ पे फंडा ट्रिक बता दे रही हूँ, ट्रिक बोल लीजिए, डेट बोल लीजिए, कि अगर इस डेट को आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आगे आप लोग जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू में कंफ्यूज नहीं होंगे। वो डेट है आपका 1929।
1929 के पहले जितनी भी बातें होंगी नेहरू जी से रिलेटेड, वहाँ आपके मोतीलाल नेहरू आएंगे। और 1929 के बाद से हमारे संविधान में या हमारे भारत में किसकी एंट्री हो जाती है? जवाहरलाल नेहरू की। तो देखिए, अप्रत्यक्ष मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया था और 1938 जब होता है तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 2 पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर लेंगे कि ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग होती है उसमें क्या बोलते हैं, ये 2 शर्त रखते हैं। एक शर्त तो रखते हैं कि संविधान निर्माण में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कोई भी विदेश का इंसान हमारे संविधान निर्माण में आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। संविधान निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा होता है। आगे पढ़ेंगे हम, संविधान सभा का निर्माण फिर चुनाव के द्वारा होता है। तो वही बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। निर्माण में 2 तरह की मांग उठती है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। फिर से मैं बोल रही हूँ, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को करेक्ट कर लेना आप लोग। अप्रत्यक्ष मांग 1895, 1922 और 1924, और प्रत्यक्ष मांग 1934, 1935, 1938 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जब संविधान निर्माण की मांग होती रहती है तो 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज क्या करते हैं, इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं। और जब मांग को स्वीकार करेंगे तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव जो लाया जाता है वो उस समय लिन लिथगो के द्वारा लाया जाता है। वायसराय लिन लिथगो रहते हैं, इसीलिए इसे लिन लिथगो प्रस्ताव कहा जाता है। चूँकि ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, इसीलिए यह प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव भी कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है, तो संविधान निर्माण से है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण को कब स्वीकार किया गया था, तो संविधान निर्माण की मांग को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया गया था। यह प्रस्ताव लिन लिथगो ने लाया था, इसीलिए इसे लिन लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, अब संविधान निर्माण की बात तो हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से कभी नहीं मानते। तो वो क्या किए, वो बोले चलो ठीक है, आप अगर संविधान के निर्माण कर सकते हो तो हमें प्रूफ करके दिखाओ। हम अपने एक व्यक्ति को, एक टीम को भेजेंगे भारत, और वो क्या करेगी, आपके भारत की स्थिति का समीक्षा करेगी कि क्या आप संविधान निर्माण के लिए सक्षम हैं या नहीं हैं। इसीलिए क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होता है। क्रिप्स मिशन का गठन किया जाता है और क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है ब्रिटेन से कि आप जाइए, भारत की समीक्षा कीजिए कि संविधान का निर्माण वहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर क्रिप्स मिशन आएंगे तो देखिए, क्रिप्स मिशन में ना, देखिए कभी भी एक दल होना चाहिए, तो लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी पहले ही आपको दिख जाएगी कि ये एक सदस्यीय दल था, मतलब सिर्फ एक ही मेंबर थे और एक ही मेंबर आके डिसीज़न लेने वाले थे कि हाँ, भारत को संविधान निर्माण करने के लिए दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, मांग को स्वीकार कर लिए थे, लेकिन बात इनको टालना था। देखिए ये कैसे टालते हैं, आगे हम देखेंगे। गठन कब होता है क्रिप्स मिशन का? 11 मार्च 1942। भारत आगमन 23 मार्च 1942 और रिपोर्ट 30 मार्च 1942 को ये प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट का परिणाम, क्रिप्स मिशन का परिणाम ये होता है कि ये असफल रहता है, क्योंकि इस प्रस्ताव में कहा गया युद्ध के बाद संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जाएगा। देखिए कौन सा ईयर चल रहा है, 1942। 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो आपका 1945 तक चला था। और अभी हम कब बात कर रहे हैं, 1942 की बात कर रहे हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका कंटिन्यू था, इस समय चल रहा था। तो जब युद्ध चल रहा है तो कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कब समाप्त होने वाला है। तो जिस चीज़ की, जिस कार्य की अनिश्चितता हो, निश्चित ना हो कि वो कब ख़त्म होना है, और इन्होंने क्या किया, उसी पे डाल दिया कि वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप संविधान निर्माण का कार्य सौंपना। तो ये एक तरह से टालना हो गया। तो सबसे बड़ा फॉल्ट इसका यही था, इसीलिए ये असफल रहता है। दूसरी चीज़ें, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान
की मांग न होने पर इसे स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का डिमांड क्या था? पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो लोग, और उसके बारे में भी इस पे कहीं भी कोई भी चर्चा इस रिपोर्ट में नहीं रहता है, तो वो भी अस्वीकार कर देंगे। कांग्रेस और गांधी जी भी इसे अस्वीकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि सारी बातें युद्ध के बाद हुई थी, ऐसा। और गांधी जी से क्या कहा था? गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल्सो पॉलिटी, कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या थी? पोस्ट डेट थी, मतलब युद्ध जब ख़त्म होगा तब आप करना, कुछ की भी बात है तो युद्ध ख़त्म होगा उसके बाद ही आप करना। इस कारण से गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। अब जब आपका क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है तो फिर संविधान निर्माण की समीक्षा हेतु कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। ये कब आता है? गठन इसका होता है 24 मार्च 1930 ईस्वी को। फिर ये भारत आते हैं, और इसमें कितने मेंबर रहते हैं? तो इसमें 3 मेंबर रहते हैं, एक अध्यक्ष रहते हैं और 2 अन्य सदस्य रहते हैं। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस रहते हैं, सदस्य अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड में आ की मात्रा नहीं होगी, फॉर्म में ठीक कर लीजिएगा, और क्रिप्स में क में नीचे रॉ लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो पहले थे पहले सही लिखा हुआ है। रिपोर्ट इन्होंने 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। तो इस रिपोर्ट में देखते हैं हम लोग क्या रहता है। इसमें कहा जाता है कि संविधान सभा का गठन आम चुनाव के माध्यम से होगा, और वही संविधान सभा क्या करेगी? आपका संविधान का निर्माण करेगी। तो मतलब पहला पॉइंट, अगर और भी आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लेना, कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा आम चुनाव के माध्यम से, ठीक है। अब जब चुनाव होगा तो प्रतिनिधि कैसे तय होगा? कितने लोगों पर कितने, कौन सा प्रतिनिधि होगा, कैसे होगा? तो ये था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। आज के डेट में भी आपका यही चल रहा है कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे आपके एक प्रतिनिधि रहते हैं। ब्रिटिश प्रांत की 296 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होगा। जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से कितने मेंबर्स थे? टोटल 296 थे, और उनका चुनाव कौन करता? तो सारे अलग अलग प्रांत के पब्लिक नहीं करती, वहाँ की नागरिक नहीं करती, कौन करता? विधानसभा के सदस्य करते, है ना। जैसे आपका कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कैसे जस्ट लाइक जैसे पटना हो गया। पटना से अगर किसी को नेतृत्व करना है संविधान सभा में तो उसको कौन चुनता? तो पटना का जो विधानसभा है, पटना विधानसभा के सारे मेंबर मिलके किसी एक मेंबर को चुनते और बोलते कि ये जाएंगे और संविधान सभा में हमारे बिहार का, हमारे पटना का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस तरह से कहाँ का था ये? कहाँ के लिए था? तो ब्रिटिश प्रांत के लिए था। फिर देसी रियासत 93 थे, और देसी रियासत के जो सदस्य थे वो मनोनीत किए जाएंगे, उनका चुनाव नहीं होना था। देसी रियासत में जो भी शासक था वो जिसको भी चाहते उसको वहाँ से मनोनीत कर सकते थे। हम लोग 1935 के एक्ट में पढ़े हैं, हमारा भारत देश जो है वो 2 प्रांतों में बटा था, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, जो कि 1935 में एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया था। तो वही प्रांत और रियासत यहाँ भी है कि प्रांत में कितने हैं मेंबर? 296 सदस्य हैं, और देशी रियासत में 93 सदस्य हैं। अब देखिए संविधान सभा में टोटल अब कितने मेंबर होंगे? दोनों को मिलाकर 296 और 93 दोनों को मिलाकर हुए 389। देखिए ब्रिटिश प्रांत जो था ना आपका 296, वो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जहाँ पे गवर्नर का शासन रहता है, उसको ब्रिटिश प्रांत बोलते रहते हैं। दूसरा जहाँ पे मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर का शासन होता है, वो प्रांत कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। तो ये 292 और ये 4, ये दोनों मिलकर ब्रिटिश क्षेत्र कितने थे? 296। तो ये जो मुख्य आयुक्त वाले प्रांत रहते हैं जहाँ पे गवर्नर का शासन ना होकर मुख्य आयुक्त के माध्यम से शासन होता रहता है, वो 4 प्रांत कौन कौन से रहते हैं? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़,
कुर्ग और बलूचिस्तान। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य आयुक्त प्रांत कितने थे, तो आप लोग बिल्कुल इस चारों को याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 मेंबर थे। देसी रियासत के पूछता है 93 मेंबर थे। ब्रिटिश क्षेत्र में 296 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त वाले प्रांत कितने थे, तो 4 थे। बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के इसको बनाइएगा आप लोग अपनी कॉपी में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में ही कहा जाता है कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। यहाँ पे सरकार मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो सरकार लिखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कैबिनेट मिशन में, संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा, और वो कैसे होगा, तो वयस्क मताधिकार पे होगा। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, तो प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि के माध्यम से और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। और देसी रियासत के सदस्य कैसे चुने गए थे, 93 सदस्य वो मनोनीत किए गए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि या सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधि के द्वारा ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग अंतरिम सरकार पे। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, जुलाई 1946 में। इसके लिए पहले तो चुनाव होगा, क्योंकि बोला गया था कि अंतरिम सरकार का गठन होगा तो उसको भी चुनाव के ही माध्यम से होगा, जिसके अंतर्गत कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है और अन्य को 15 सीट मिलती है। बहुमत में कौन रहता है, आपका कांग्रेस रहता है। हम लोग संविधान के रेस्पेक्ट में अंतरिम सरकार को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी कि अंतरिम सरकार का जब गठन होता रहता है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है। और कैबिनेट मिशन में भी क्या होता है, हिस्ट्री में पढ़ने वाला है, थोड़ा सा समझा दे रही हूँ वहाँ पे। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के लिए तो बात हो जाती है कि हाँ संविधान सभा का निर्माण होगा, उस जो कि क्या करेगी, हमारे देश का संविधान बनाएगी। लेकिन कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में भी कहीं भी पाकिस्तान निर्माण की बात नहीं कही गई थी, तो इसीलिए मुस्लिम लीग अभी भी गुस्सा थे, ठीक है। 73 सीट तो उनको मिल गया था, लेकिन वो गुस्सा थे जब बुलाया गया इनको कि चलिए आइए अब आप अपने सरकार का निर्माण कीजिए, तो मुस्लिम लीग नहीं शामिल होता है उसमें, सिर्फ कांग्रेस चाहता है। और कांग्रेस जाकर क्या करती है, अंतरिम सरकार का गठन करती है। तो 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक परिषद का निर्माण किया जाता है और उस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल रहते हैं। परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तीनों चारों पॉइंट कि अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में होता है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक परिषद का निर्माण होता है। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल रहते हैं और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो सरकार बनेगी वो तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बन रही है, लेकिन वो सरकार को बनाने के लिए जो परिषद बन रहा है वो अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड वेवेल है। मतलब आप ये ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आज का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है और प्रधानमंत्री अपने फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो जस्ट लाइक लॉर्ड वेवेल राष्ट्रपति टाइप से हो गए कि वो क्या कर रहे हैं, आपको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मतलब उनको प्रधानमंत्री टाइप से बना के और दूसरे अन्य मंत्रियों को इनके अधीन बनाते हैं। क्योंकि आज की डेट में परिषद नहीं है, उस समय परिषद था कि हाँ कौन क्या करेगा, अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये सब मेन डिसीजन अंग्रेज अपने पास ही रखे थे और लॉर्ड वेवेल रखे थे, उस समय अध्यक्ष वही बने इसलिए, ठीक है। इस परिषद के द्वारा 12 सदस्य मिलकर क्या करते हैं, अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। 2 सितंबर 1946 को ये 12 सदस्य मिलकर शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 और शपथ
शपथ ग्रहण कब होता है, तो 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। ये 12 के 12 सदस्य आपके कांग्रेस के रहेंगे, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं रहते हैं, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग शामिल होंगे, बताती हूँ मैं। देखिए, शुरुआत में इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, लेकिन 16 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ और लॉर्ड बेविल के प्रयासों से मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, या तो आपसे पूछ देगा कि मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ अंतरिम सरकार में, तो 16 अक्टूबर 1946, या फिर इसको ऐसे भी पूछता है कि अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब हुआ था, है ना। एक बार तो गठन हो चुका, उसके बाद शपथ भी ले लिए, पुनर्गठन कब होता है, तो 16 अक्टूबर को, जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हम लोग का पूरा नया था, तो इसको एक बार और आप लोग रिवीजन करके पढ़िएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे 5 से 7 के बीच में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी हो डाउट, बिल्कुल भी डाउट अपने मन में नहीं रखना आप लोग, क्योंकि आज आप अगर क्लियर नहीं करेंगे डाउट को तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगा। टीचर्स बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोग से बार बार बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना डाउट क्लियर करते चलिए। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखिए आप लोग कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है। इतना मैं गारंटी लेती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो जितना कुछ भी पढ़ा इस टॉपिक से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। पूछेगा भी तो थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा, लेकिन इसमें घुमाने वाली भी बातें नहीं है। मैं क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करती जाती हूँ कि देखिए यहाँ से ऐसे पूछता है, यहाँ से ऐसे पूछता है। तो नोट्स बनाइए अच्छे से, मैं PDF सेंड कर दूँगी। एक चीज़ और, यहाँ पे जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मंत्रियों को दिया जाता है। तो वो मंत्रियों की जो लिस्ट है मैं आप लोग को PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे बनाने में उसको बहुत टाइम लग जाता है और उसमें कुछ नहीं करना है, PDF सेंड कर दूँगी आप लोग को। और नहीं होगा तो कल एक बार उसी PDF से आप लोग को समझा भी दूँगी इमेज डाल के, कि याद करने का ट्रिक मैं थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगाई हुई हूँ, जिससे वो ईजी वे में याद हो जाता है। नहीं तो अंतरिम सरकार का गठन और उसके बाद जब संविधान बन जाता है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार का गठन, बहुत कन्फ्यूज़न होता है दोनों में, और दोनों का लिस्ट लगभग सेम ही सेम है, इस थोड़ा बहुत चेंज है। तो इसीलिए ज़रूर नोट्स बनाते रहो आप लोग, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुद भी खुश रहिए, सबको भी खुश रखिए, आसपास के लोगों को। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।